नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने ये देखा कि अलग अलग समय में दिल्ली के जीवन यापन पर क्या क्या फ़र्क पड़ा, किस तरह से 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, विभाजन के समय दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा और नई दिल्ली को जब बसाया गया तो अंग्रेज़ों ने किस सोच के साथ नई दिल्ली को बसाया और उससे पुरानी दिल्ली, जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता था, उस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो बच्चों, अब हम जानेंगे पुराने शहर के भीतर मतलब क्या चेंजेस आए। पुराना शहर जो था, इसी बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ। अतीत में मुग़लों के ज़माने में प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल ताज़ा पानी आता था, बल्कि मतलब जगह जगह नहरें थीं, बल्कि घरों की दूसरी ज़रूरतें भी पूरी होती थीं। 19वीं सदी में जल आपूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। मतलब शाहजहानाबाद में पहले इस तरह की व्यवस्थाएं थीं, नहरों की, पानी की, परंतु अंग्रेज़ों ने इसको नज़रअंदाज किया। कुओं बावड़ियों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकास करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। अब बच्चों, आप सोचिए, एक तरफ कुओं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, घरेलू ज़रूरतों के लिए जो पानी मिलता था उसको नज़रअंदाज किया गया, कचरे की समस्या बढ़ गई और ऊपर से आबादी बढ़ने लगी शहर की। मतलब ज़्यादा लोग आके शहरों में बसने लगे, दिल्ली में आके बसने लगे। टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था की गई। मतलब जो अंदरूनी नालियाँ थीं उनको बंद कर दिया और खुली नालियों की व्यवस्था की गई, परंतु बोझ से यह व्यवस्था चरमराने लगी। बोझ किसका? जनसंख्या का बोझ। आबादी बढ़ रही थी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी बनाई गई थी जो निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। अब ये अंतर था, ये पुरानी दिल्ली थी, शाहजहानाबाद था, और ये नई दिल्ली जहाँ पे लाखों रुपया पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए खर्च किए गए, परंतु यहाँ पर अंग्रेज़ पैसा खर्चने को तैयार नहीं थे। तो बच्चों, और कुछ परिवर्तन आए मकानों को लेकर, भवनों को लेकर। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुग़ल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहते थे। हवेलियाँ आपने सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा, नाटकों में देखा होगा। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियाँ दिखाई देती हैं। बच्चों, अब हवेली कैसी होती थी इसके बारे में जानेंगे, और हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें उस वक्त के जो सामाजिक सेटअप था, सामाजिक व्यवस्था थी, पारिवारिक व्यवस्था थी, उसके बारे में भी पता चले। बच्चों, जो हवेली हुआ करती थी उसमें बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक के भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों ओर मेहमानों के लिए, कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे होते थे जिनका इस्तेमाल सिर्फ पुरुष करते थे। तो महिलाएं कहाँ रहती थी? भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसमें फर्नीचर कम हुआ करता था। तो ये उस वक्त का रिवाज था, जो बड़ी हवेलियाँ थी जहाँ पे बड़े लोग रहते थे। उसके बाद एक उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है। एक हवेली की बात हुई है जिसमें कई इमारतें होती, हवेली के अंदर कई इमारतें होती थी। गाड़ी वालों के लिए, तंबू लगाने वालों के लिए, मशालची, खातेदार, क्लर्क, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम हवेली के अंदर ही होता था। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे, इसलिए क्या हुआ, हवेलियाँ बंटने लगीं, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा और हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहाँ दुकानें या गोदाम बन गए। जो सड़क वाली साइड आपने देखा होगा, आपके गाँव में भी जिन भी लोगों की ज़मीनें या घर सड़क वाली साइड होते हैं वो सड़क वाली साइड दुकानें बना लेते हैं। तो यही रिवाज उस वक्त भी था। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गईं और बहुत सारी उपयोग ना होने की वजह से बेकार हो गई। अब जो औपनिवेशिक बंगले बने, जो
ये हवेलियाँ पुराने समय की बात थी, मुगल साम्राज्य के समय की बात थी, परंतु उपनिवेशी काल में जो बंगले बने वो थोड़े अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, हवेलियाँ बनाई गई थी संयुक्त परिवारों के लिए। और जब ब्रिटिश आए तो अब उनकी संस्कृति यहाँ पर हावी होने लगी, एकल परिवारों के लिए बंगले बनाए जाने लगे। उनमें एक मंजिल की ढलमा छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इसमें रहने, खाने, सोने के कमरे अलग होते थे और एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल, नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग होते थे। मतलब इन जो मकान थे, इन मकानों में निजता का बड़ा ख्याल रखा गया था। मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्राइवेसी होगी। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों और अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठा करती थी। तो ये थोड़ा सा अब हम पढ़ रहे हैं दिल्ली के बारे में, तो हमने ये भी देखा कि कैसे एक शाही राजधानी अब अपने नए आधुनिक स्वरूप में आ रही थी। बच्चों, नगर पालिका योजना बनाती है दिल्ली के लिए। 1931 की जब जनगणना हुई, जैसा कि आपको विदित है कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है पूरे देश में। अब 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, परंतु कोरोना काल में नहीं हुई। तो ऐसे 1931 में भी जनगणना हुई थी। तो ये पाया गया कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। ये औसत निकाली जाती है। तो उस हिसाब से भारी भीड़ थी। और पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। हालांकि वहाँ पे हालात अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी गंदगी थी, संकरी गलियां थी, परंतु फिर भी लोग वहाँ पे बड़े ज़्यादा आके रह रहे थे। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम पर एक विस्तार योजना तैयार की। अब ये क्या योजना थी, इसको आप याद रखिएगा। 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना दिल्ली के वासियों के लिए तैयार की गई, पुरानी दिल्ली के लिए। उसमें यह किया गया कि पुराने शहर से अलग एक चौराहा बनाया गया और चौराहे के आसपास बाजार बनाए गए। तो मतलब चौराहे डेवलप किए गए। इस पुनर्निवास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना चाहिए, ऐसा निर्णय किया गया। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। क्लार्कगंज क्यों कहा गया? क्योंकि ये योजना किसने बनाई थी? रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना। और इसके बाद 1912 आते आते इन नए स्थानों पर जल आपूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज, दक्षिण जैसे इलाके बसाए गए। अब जो नए इलाके संपन्न लोगों के लिए बसाए जा रहे थे, उनमें क्या क्या था? पार्क थे और उनके आसपास रिहायशी मकान बनाए गए। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बंटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। तो ये हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें संयुक्त परिवारों का स्ट्रक्चर खत्म हो रहा था और एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस पूरी पिछली वीडियोस में, इस पाठ में हमने ये जाना कि किस तरह दिल्ली का स्वरूप बदला। एक शाही राजधानी किस तरह से उपनिवेशिक राजधानी बनी और उसके बाद अब वो अपने आधुनिक स्वरूप में आई है। तो यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।